हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम कक्षा 9 के विषय गणित के अध्याय 1 जो कि आपका है नंबर सिस्टम की प्रश्नावली 1A को सॉल्व कराएंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको कुछ विशेष परिभाषाओं के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। जैसा कि आपकी पहली परिभाषा आती है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो आपको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो दोस्तों, आप अपनी बुक और पेन उठा लीजिए और उसमें आप नंबर 1 हेडिंग डालिए प्राकृतिक संख्याएं। तो आपको इसमें परिभाषा लिखनी है, जिनके द्वारा हम वस्तुओं की गणना कर सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब कि ऐसी संख्याएं जिनके द्वारा हम कोई भी वस्तु हो उसको हम गिन सकते हैं, तो वो तुम्हारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक होती हैं। जैसे उदाहरण दिया गया है 1, 2, 3 डॉट डॉट, मतलब कि इनका कोई भी अंत नहीं है। 4, 5, 6 डॉट डॉट ऐसे ही चलती चली जाती हैं। इसी प्रकार आपकी दूसरी परिभाषा आती है पूर्ण संख्या क्या होती है। तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल करने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। मतलब तुम्हारी प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, तो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं उनमें आपको पहले 0 लगा देना है और उसके बाद में वैसे ही 1, 2, 3 डॉट डॉट कर दो तो वो तुम्हारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। इसी प्रकार आपकी अगली परिभाषा आती है सम संख्या कि सम संख्या क्या होती हैं। तो दोस्तों, सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हों या जिन संख्याओं में 2 से पूरा भाग चला जाए। मतलब कि हमारे पास कोई संख्या दी गई है, हम उससे अगर उसमें हम 2 से भाग देते हैं और वो 2 से पूरी तरह कट जाए तो तुम्हारी संख्या कौन सी होगी? सम संख्या होगी। एग्जाम्पल है तुम्हारा 2, 4, 6, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है। तुम्हारा 100 भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा 2 से भाग देंगे 50 आ जाएगा। इसी प्रकार आपकी चौथी परिभाषा आती है विषम संख्या की कि विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो दोस्तों, वे संख्याएं जिनमें हम 2 से भाग दें तो पूर्णतः ना कटे, मतलब कि पूरी तरह से भाग ना जाए, कुछ शेष बच जाए, तो वो संख्या तुम्हारी होती हैं विषम संख्या। जैसे तुम्हारी हो गई 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21। और दोस्तों, आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि सम संख्या और विषम संख्याओं में जो अंतर होता है 2 का होता है। देखो, सम संख्या 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 आएगा। इसी प्रकार विषम संख्याओं में 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 आएगा। मतलब इनमें जो अंतर चलता है, गैप जिसको बोलते हैं, वो 2 का चलता है। तो आपकी अगली परिभाषा आती है भाज्य संख्या क्या होती है। तो दोस्तों, भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो 1 तथा स्वयं के अलावा, मतलब 1 से भी कट जाए और स्वयं से भी कट जाए और स्वयं के अलावा अन्य भी संख्या से कट जाए। मतलब कि सीधी सी बात हम ये कह सकते हैं कि भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। मतलब कि कोई संख्या है तुम्हारे पास, वो भाज्य संख्या तभी कहलाएगी जब उस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो आपको गुणनखंड करना आता है और उसके गुणनखंड कर लें। अगर उस संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड प्राप्त होते हैं तो वो संख्या तुम्हारी भाज्य संख्या कहलाएगी। देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल में 6, तो 6 के गुणनखंड क्या होता है? 1 से कटेगा, 6 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। तो देखो, इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए तुम्हारी जो 6 है वो क्या है? एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार आपका 20 जो है, 20 तुम्हारा 1 से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा और 3 से तो 20 कटेगा नहीं, क्योंकि 3 18 होता है। 4 से कट जाएगा, 4 पंचे 20, तो इसके भी आपके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए तुम्हारा 20 भी तुम्हारा क्या, एक भाज्य संख्या है। अगली परिभाषा आती है आपकी अभाज्य संख्या की। तो अभाज्य संख्या भाज्य संख्या का उल्टा होता है। मतलब कि ऐसी संख्या है जो स्वयं के अलावा 1 से कटे, वह संख्या तुम्हारी अभाज्य संख्या कहलाती है। मतलब कि हमने एक आपको कोई संख्या दे दी है, मान लो दे दिया 5, तो देखो 5 5 से कटेगा और 1 से कटेगा, तो वह तुम्हारी 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा ये है कि वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, और कौन कौन से हों? एक तो वह स्वयं हो,
जो संख्या है, और दूसरी 1 हो मतलब 1, तो वह तुम्हारी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो दोस्तों ये हो जाती हैं आपकी कुछ तथ्य संख्याओं के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं आपके एक्सरसाइज में जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम, मतलब आपको एक क्वेश्चन दे देगा, कहेगा निम्न का योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जब भी आपसे क्वेश्चन में योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम कहे तो आपको जो दिया हो क्वेश्चन उसके पहले ऋण चिन्ह लगा देना है। मान लो हमने आपको कह दिया कि 5 का योज्य प्रतिलोम बताओ, तो आपको आंसर में इसका लिख देना है -5, बस ये हो जाता है इसका आंसर। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम में हम क्या करते हैं, उस जो संख्या होती है उसके पहले केवल हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, तो वो तुम्हारा जो होता है योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम बन जाता है। इसी प्रकार एक परिभाषा और है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, तो इसमें क्या करते हैं कि अंश हर आपस में बदल देते हैं। जैसे हमने आपको कहा कि 2/3 लिखा है, इसका योज्य दोस्तों गुणात्मक प्रतिलोम बताओ। देखो इसमें 2 अंश है, जो ऊपर रहता है उसको अंश बोलते हैं, जो नीचे रहता है उसको हर बोलते हैं। तो इसको हम जब इसका लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम तो उसको हम लिखेंगे 3/2, मतलब कि अंश को हर से चेंज कर देते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है, जैसे हमने कह दिया कि 2 का केवल, मतलब हमारे पास केवल संख्या 2 है, कि 2 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखो। तो दोस्तों इसके बट्टे हम 1 मानेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या के बट्टे हम 1 मान सकते हैं। तो जब इसका हम गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे उसको लिखेंगे 1/2। तो ये हो जाता है आपका गुणात्मक प्रतिलोम। तो आपको यही 2 टॉपिक ध्यान में रखना है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है या योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। तो अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, जो कि आपका है संख्या पद्धति। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम की प्रश्नावली 1A के सभी सवालों को, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा था। तो सबसे पहला प्रश्न आपका आता है कि 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक ले दो। यहाँ पे एक शब्द लिखा है समधन, मतलब वो संख्या कैसी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए और धन पूर्णांक होने चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जो पूर्णांक होते हैं वो ऋण भी होते हैं और धन भी होते हैं। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ बस ये देखो, क्वेश्चन में आपको यही चीज़ देखना होता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया। यहाँ पे लिखा है 20 और 40, तो 20 और 40 के बीच में, अब ये तुमको पता चल गया जो हमको लिखना है वो 20 और 40 के बीच में लिखना है। अब कह रहा है समधन पूर्णांक, तो समधन पूर्णांक मतलब कि तुम्हारे सम संख्याएँ लिखनी है। तो 20 और 40 के बीच में लिखनी है, तो 20 के बाद में कौन सी आएगी 22, फिर 24, फिर 26, फिर 28, फिर 30, फिर 32, फिर 34, फिर 36, फिर 38। अब 40 आपको नहीं लिखना, क्योंकि 20 और 40 के बीच में लिखना है। अब देखो इनमें सब में 2 का गैप चल रहा है, क्योंकि हमने आपको अभी बताया कि सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। देखो 20 के बाद 24 2 जोड़ने पर हुआ, 24 के बाद 26 2 जोड़ने पर हुआ। तो ये हो जाते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। अब अभाज्य हमने आपको बताया अभी परिभाषा कि ऐसी संख्या जो केवल स्वयं से कटे और 1 से कटे, वो संख्या तुम्हारी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखो जरा यहाँ से 1 से 10 तक, तो दोस्तों बात आती है क्या 1 तुम्हारी अभाज्य संख्या है? तो दोस्तों 1 कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि इसका केवल एक ही गुणनखंड है, केवल 1 है। मगर अभाज्य संख्या का नियम है कि उसके 2 गुणनखंड होने चाहिए, तो इसीलिए तुम्हारा 1 जो होता है वो कभी भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब हमको लिखना 1 से 10 तक, तो यहाँ पे देखो पहली संख्या है कि 2 तुम्हारा एक अभाज्य संख्या होता है, क्योंकि 2 तुम्हारा 1 से भी कटेगा और तुम्हारा 2 से भी कटेगा। इसी प्रकार तुम्हारा 3, 5 और 7। अब 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 तुम्हारा 3 से कटता है, 1 से कटता है, 9 से कटता है, इसके 3 गुणनखंड हो जाते हैं। तो ऐसी संख्या लेनी जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, तो वही तुम्हारी अभाज्य संख्या होती है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, लिखा है 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। अब क्रमानुयायी पूर्णांक का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो क्रमानुयायी पूर्णांक का मतलब होता है उसके अगला पद, मतलब जो लिखा है, हमने कह दिया कि 5 का क्रमानुयायी पद बताओ, तो 5 के बाद कौन संख्या आएगी, 6 आएगी। तो यही हो जाता है आपका क्रमानुयायी पूर्णांक। तो इसी पर आपको यहाँ लिखा है 2a + 1, तो इसमें 1 जोड़ देना है आपको। तो क्या हो जाएगा 2a, और संख्या जुड़ती हैं, 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2a + 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो क्रमानुयायी पूर्णांक का मतलब होता है जो भी संख्या आपको दी गई है उसमें आपको 1
ऐड कर देना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। लिखा है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अभी हमने आपको योगात्मक प्रतिलोम की परिभाषा बताई। क्या होती है कि केवल माइनस का चिन्ह लगा देते हैं जिसका योगात्मक प्रतिलोम पूछा जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है 2/3 का, तो 2/3 के पहले देखो माइनस चिन्ह लगा दिया गया है, तो यही हो गया 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम माइनस का 2/3। इसी प्रकार प्रश्न नंबर आपका 5 है। कह रहा है -5 का गुणात्मक या गुणात्मक दोनों का मतलब एक ही होता है प्रतिलोम लिखिए। मतलब यहाँ पे आपको गुणात्मक प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। तो हमने आपको भी बताया था एग्जाम्पल देकर, जैसे यहाँ पे -5 कह रहा है तो इसके हम बटे क्या करेंगे, -5 तो लिखा ही है, उसके बटे 1 मान लें। अब ये हो गया अंश, ये हो गया हर, तो अंश हर को आपस में चेंज कर देंगे, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -1/5। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। कह रहा है P+Q और P-Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखे। देखो यहाँ भी क्या पूछा, योगात्मक प्रतिलोम। तो सीधी सी बात है कि योगात्मक प्रतिलोम में केवल माइनस चिन्ह हम लगा देंगे। देखो यहाँ पे लिखा है P+Q का योगात्मक प्रतिलोम बराबर माइनस का चिन्ह लगा दिया है, वही संख्या P+Q लिख दी गई। यहाँ पे तो आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि दो संख्याएँ जुड़ी हुई है, और जब भी दो संख्याएं जुड़ी हों या घटी हों उनके पहले अगर कोई चिन्ह लगाया जाता है तो हमको ब्रैकेट बंद करके ही लगाया जाता है। इसी प्रकार सेकंड इसका है P-Q का योगात्मक प्रतिलोम। देखो माइनस ब्रैकेट में P-Q लिख दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। लिखा है x के किस मान के लिए 5 इंटू ब्रैकेट में है 3 × 2 इज इक्वल टू 5 × 3 इंटू x कथन सत्य है। तो देखो आपको ये हल करने की भी ज़रूरत नहीं है जो यहाँ पे हल किया गया, यहाँ तो आपको समझाया गया है। देखो यहाँ पे 5 गुणते 3 गुणते 2, तो 5 3 15 तुम 30 होगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना 5 3 15 है, तो यहाँ कितना होना चाहिए, x का मान तो 30 हो जाए, क्योंकि दोनों साइड में बीच में बराबर चिन्ह लगा है, तो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर भी होने चाहिए। या यहाँ पे देखो यहाँ पे गुणन का वितरण नियम लगा है, मतलब कि चेंज किए गए हैं। यहाँ 5 है, 3 है, यहाँ भी 5 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 नहीं, तो मतलब x मान कितना हो जाएगा 2। तो वही इसका आंसर निकल के आ गया कि x बराबर 2 होगा इसका आंसर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। अब योज्य प्रतिलोम का मतलब कि उसमें चाहे तुम माइनस चिन्ह लगाओ चाहे प्लस लगाओ, उसमें कोई भी परिवर्तन ना आए। तो दोस्तों आपके माइंड में एक ही बात आ रही होगी कि वह संख्या 1 होती है, तो आप लोग गलत हैं। 1 में अगर माइनस चिन्ह लगाओ तो -1 हो जाता है। तो 1 कभी भी स्वयं की योज्य प्रतिलोम नहीं होता है, वो होता है आपका 0। अब तुम आप 0 में माइनस चिन्ह लगाओ तो भी आपको 0 रहेगा, चाहे प्लस चिन्ह लगाओ तो भी 0 रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है शून्य संख्या ऐसी है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। तो आपका प्रश्न नंबर 9 है, यदि a एक समधन पूर्णांक है, मतलब जो a है वो तुम्हारा क्या है, समधन पूर्णांक है, मतलब कोई भी सम संख्या है, तो बताइए कि संख्या a-1 एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a+1 सम है अथवा विषम। आपको बताना है कि जो ये संख्या लिखी है a-1 और a+1 ये सम होगी या विषम होगी। तो देखो यहाँ पे एक बात कही गई है कि a एक सम संख्या है। मान लो हमने a का मान सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 ले लिया, तो 2 में 1 घटाएंगे 1 बचेगा। यहाँ पे ब्रैकेट के बाद में ब्रैकेट लगा तो यहाँ गुणक चिन्ह मानते हैं, 2 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 3। अब इनका गुणा कराओ कितना होगा, तो 3 एक अन्नम 3। तो 3 कैसा आया, सम आया कि विषम आया, विषम आया ना। देखो यही यहाँ लिखा गया है a एक समधन पूर्णांक है तब a-1 एक विषम हो गया। देखो a-1 एक विषम आया, हमने a का मान 2 लिया सम, 2 में 1 घटाया तो 1 विषम आया। तथा a+1 भी विषम होगी। देखो a+1 a का मान 2 लिया, 2 1 3 विषम, अतः a-1 a+1 विषम होगी। देखो दोनों गुणा गया तो विषम आया। आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। मान लो हमने a का मान ले लिया 4, क्योंकि 4 भी तुम्हारा सम होता है, तो 4 में 1 घटाएंगे 3 आएगा। देखो 3 विषम आया, गुणते 4 में 1 जोड़ेंगे 5 आया, 5 भी विषम, दोनों गुणा कराओ तो पानते ही 15, 15 क्या होता है तुम्हारा विषम होता है। तो ये हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि a-1 और a+1 भी तुम्हारा क्या होगा, एक विषम संख्या होगी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अगला प्रश्न नंबर 10। तो आपका
प्रश्न नंबर 10 कह रहा है संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। मतलब कि आपको एक संख्या रेखा दिखानी है जिसमें 5 और 7 का योग हो। मतलब अब आपको सबसे पहले 5 और 7 का जोड़ना पता हो। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो 5 और 7 को जोड़ोगे कितना होगा? 12 होगा। तो आपको एक संख्या रेखा बनानी है जो कि 0 से स्टार्ट होगी। देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 इधर बढ़ते चला गया है और इधर तक माइनस का होता है। हमेशा आपको ध्यान रखना है ये बीच में होता है 0 और इधर होते हैं प्लस के मान, इधर होते हैं माइनस के मान। ये होता है आपका संख्या रेखा। तो यहाँ पे देखो ज़रा, सबसे पहले 5 की बात आई तो 0 से लेकर 5 तक खाने गिने गए। देखो यहाँ पर एक लाइन आई। इसके बाद 7, तो इसके आगे 7 बढ़ा देंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7 कहाँ तक? 12 तक आएगा। तो ये देखो वो तुम्हारा 5 और 7 का योग हो गया संख्या रेखा पर। बस आपको यही करना था, इसमें और कुछ नहीं करना। पट्टी और पेंसिल लीजिए, उसमें एक सीधी रेखा खींचिए, उसमें नंबर पास पास करके दिखा देना है, बस हो जाता है तुम्हारा 5 और 7 का योगफल। तो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। लिखा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। मतलब आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए ABC करके। इनमें आपको बताना है कौन सा सत्य है मतलब सही है और कौन सा असत्य मतलब गलत है। तो पहला पार्ट आपका कह रहा है 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। मतलब 2 धन अभाज्य पूर्णांक। अब अभाज्य पूर्णांक क्या से स्टार्ट होते हैं? 2 3 5 7, यही हमने बताया। इनका 2 का गुणनफल करा लो, कोई 2 का। तो मान लो हमने 2 गुणे 3 निकलेगा, कितना है? 6। क्या 6 तुम्हारा भाज्य होता है? ये तो तुम्हारा भाज्य है 6। तो ये तुम्हारा पहला क्या होगा? सत्य होगा। देखो यहाँ पे लिखा है 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। ये तुम्हारा कथन था। तो कथन कैसा है? गलत है। मतलब पहला तो तुम्हारा हो गया गलत। ये अभाज्य नहीं होता है, क्या होता है? भाज्य होता है। इसी प्रकार आपका B नंबर है 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। अगर हमने 2 को जोड़ दिया तो हमने 2 + 3 को जोड़ा तो 5 आ गया। 5 तो तुम्हारा ठीक है अभाज्य है। अगर हम 3 + 5 को जोड़ना तो ये आता है 8 कि 8 तुम्हारा अभाज्य है। तो सदैव नहीं होता। यहाँ पे कौन सा लिखा? सदैव। सदैव अभाज्य होता है। तो ये भी तुम्हारा क्या है? गलत है। देखो यहाँ लिखा गया है 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। कथन क्या है? असत्य, मतलब गलत है। अब लास्ट आपका है 3rd नंबर। यदि A और B कोई 2 ऋण पूर्णांक है, मतलब कि A और B कोई 2 ऋण पूर्णांक, मतलब कि दोनों के मान कैसे हैं? ऋण में, मतलब माइनस में है, तब A + B भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। तो ये तुम्हारा सत्य है। कैसे सत्य है आपको बताते हैं। जैसे हमने A का मान ले लिया -1, क्योंकि ये भी तुम्हारा पूर्णांक है। B का मान ले लिया -2। अब इनको जोड़ेंगे तो -1, यहाँ प्लस का चिन्ह लगा, A + B लिखा, तो यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -2। तो जोड़ेंगे तो -3 होगा। देखो दोनों का चिन्ह क्या है? माइनस का ही तो आया। तो लिखा है यहाँ पे A + B भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। तो ये तुम्हारा क्या है? सत्य हो जाता है। तो आपका तीसरा पार्ट जो है वो क्या है? सत्य है। तो ये आपको 3 क्वेश्चन हो जाते हैं आपके सत्य और असत्य के। अब देखते हैं आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। तो आपका प्रश्न नंबर 12 कह रहा है यदि A एक धन पूर्णांक है, मतलब A है जो आपको लेना है वो एक धन पूर्णांक लेना है। कैसा है? सम है या विषम है, इससे हमको मतलब नहीं है, केवल धन पूर्णांक लेना है। दिखाइए कि संख्या A + 1, A + 2, A + 3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। मतलब आपको A एक धन पूर्णांक लेना है, कोई भी धन पूर्णांक हो। अब आपको दिखाना है कि यहाँ पे क्या गुणनखंड है। देखो ये एक है A, एक है A + 1, एक है A + 2, एक है A + 3 संख्या 24 से पूर्णतः क्या है? विभाज्य। मतलब 24 से हम भाग देंगे तो 24 से पूरी तरह से क्या होगी? कट जाएगी। तो दोस्तों ये तुम्हारा सत्य लिखा है। देखो यहाँ पे लिखा गया आंसर में कि A + 1, A + 2, A + 3 4 क्रमागत धन पूर्णांक हैं। आपसे कोई भी कह दे कि कोई 2 क्रमागत धन पूर्णांक बताइए तो आप क्या मानते हैं? पहला x मानते हैं, दूसरा x + 1 मानते हैं। अगर 3 कह दिया गया तो x + 2 कर देते हैं। 4 कहना हो तो x + 4 3 जोड़ देते हैं। मतलब एक कम करके जोड़ा जाता है। उसी प्रकार यहाँ भी आपको बताया गया है कि A + 1, A + 2, A + 3 जो है तुम्हारे क्या है? 4 क्रमागत धन पूर्णांक हैं। अतः इनमें से एक 4 से विभाजित होगा। मतलब कि 24 के गुणनखंड में 4 आता है, इसलिए यहाँ पे 4 की बात कही गई है। क्योंकि 4 क्रमागत धन पूर्णांक है तो 4 से तो कटना ही कटना है। इसी प्रकार 3 क्रमागत धन पूर्णांक में से एक 3 से विभाजित होगा। मतलब 4 में से तो 4 कटेगा, 3 में 3 से कटेगा। इसी प्रकार 2 क्रमागत पूर्णांक में 2 से कटेगा। अतः हम कह सकते हैं कि तुम्हारे वो 4 3 12 दूनी 24, एक गुणनखंड 4, एक गुणनखंड 3, 4 3 12, एक गुणनखंड 2, 4 3 12 दूनी 24। अतः हम कह सकते हैं कि तुम्हारी जो संख्या होगी A + 1,
a+2 a+3 संख्या 24 से विभाजित होगी। देखो यहाँ पे लिखा गया है 4 गुणित 3 गुणित 2 संख्या बराबर 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। लिखा है यदि a एक समधन पूर्णांक है, मतलब कैसा a है, तुमको समधन पूर्णांक लेना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको बात ध्यान रखना है, समधन पूर्णांक लेना है। और b एक विषम धन पूर्णांक, जो b है तुम्हारा है वो विषम है, a सम है। तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी सम होगी। अब यहाँ लिखा a², तो एक हमको लेना है सम, हमने ले लिया a का मान लो 2, तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा। ये मान लो ले लिया हमने 4, तो 4 का स्क्वायर 16। देखो 16 भी तुम्हारा सम है और 4 भी क्या तुम्हारा सम है, तो मतलब a² तुम्हारा सम आएगा। देखो आंसर में लिखा गया था सम संख्याएं a², काम लगा a इंटू बी लिखा, b² क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि देखो b क्या है, विषम है। और विषम संख्या तुम्हारी होती है एक का वर्ग कराओगे, क्योंकि स्क्वायर लगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 3 ले लो विषम संख्या, तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, तो विषम होगी, मतलब सम नहीं आया, इसलिए b² को नहीं लिया जाएगा। इसी प्रकार अगला है आपका a+b। ए है तुम्हारा क्या, समधन पूर्णांक, तो सम में हमने ले लिया मान लो 2, और विषम b है तो हमने ले लिया 1। 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आएगा, ना कि तुम्हारा सम है 3, इसलिए तुम्हारा a+b भी नहीं आएगा। अगला है a इंटू बी। और a तुम्हारा सम है तो सम हमने ले लिया मान लो 2 गुणते b है विषम, तो विषम ले लिया 1, तो 2 एक अन्नम 2 आएगा। 2 क्या तुम्हारा सम है, इसलिए तुम्हारे यहाँ पे a गुणते b भी एक क्या होगी, सम संख्या होगी। इसी पर अगला है तुम्हारा a+1। a+1 तो ये भी तुम्हारा सम संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि a है तुम्हारा सम, तो हमने ले लिया सम में मान लो ले लिया 2 गुणते a+1। 2 में 1 जोड़ेंगे, 2 1 3 और 3 दूनी 6, तो ये भी तुम्हारा 6 क्या होता है, एक सम होता है, इसलिए तुम्हारा a+1 भी क्या एक सम संख्या होगी। इसी प्रकार आपका b+1 भी एक सम संख्या होगी। तो उम्मीद करते हैं सम विषम संख्या के बारे में आपको अच्छी तरह से ज्ञान हो गया होगा। देखो यहाँ पे लिखा भी है, हम जानते हैं कि सम संख्या से सम संख्या का गुणा सम संख्या होती है। जैसे आपको 2 का गुणा 2 से किया गया तो 4 आया, तो सम संख्या का गुणा सम संख्या से करने पर सम संख्या होती है। विषम संख्या से विषम संख्या का गुणा विषम संख्या होती है, और सम संख्या का विषम संख्या से गुणा सम संख्या होती है। मतलब वो सम गुणते सम सम आएगा, विषम गुणते विषम विषम आएगा, सम गुणते विषम सम आएगा, और सम गुणते विषम का योग होता है। सम संख्या और विषम संख्या का योग विषम संख्या होती है। तो ये हो गए आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। अब आपका प्रश्न नंबर है 14। तो प्रश्न नंबर आपका 14 कह रहा है, धन पूर्णांकों के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य हैं। मतलब आपको यहाँ पे कथनों के बारे में बताना है। 4 कथन दिए गए कि कौन सा इनमें गुणधर्म लगा है और ये सत्य है कि नहीं सत्य। पहला लिखा है 3 × 8, ब्रैकेट में है 8 + 7 बराबर लिखा गया है 3 × 8, बीच में प्लस चिन्ह 3 × 7, तो ये आपका सत्य है। क्यों सत्य है, इसका देखो नियम क्या लिखा है, गुणा के वितरण नियम, मतलब योग पर गुणा का वितरण नियम, मतलब यहाँ पे वितरण मतलब बांट दिया गया। देखो यहाँ पे 3 के बाद ब्रैकेट लगा है। अब 8 + 7 लिखा है, तो 8 और 7 15 होता है, पहले जोड़ेंगे ब्रैकेट वाला, गुणा 3 15 से 45 होगा। इसी बार यहाँ पे 8 से 24 + 7 से 21, 24 से 21 जोड़ेंगे तो आएगा 45, तो मतलब क्या है, सत्य है। तो पहला हो गया आपका सत्य। इसी प्रकार सेकंड लिखा है 3 + 5 + 9, और 5 9 को ब्रैकेट में कर दिया, इधर क्या किया है 3 5 को ब्रैकेट में कर दिया, 9 को अलग कर दिया है, तो ये भी तुम्हारा क्या सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि योग के सहचर नियम पर सत्य है। ये तुम्हारा कौन सा नियम है, योग का सहचर नियम। इसी प्रकार आपका सी नंबर है, तो सी नंबर आपका क्रम विनिमय नियम है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो लिखो सी में लिखा है आपका 3 × 2 = 2 × 3, यही तो क्वेश्चन है। ये गुणन के क्रम विनिमय नियम पर सत्य है, मतलब ये गुणा किया गया है तो ये गुणा का क्रम विनिमय नियम। इसी प्रकार आपका मान लो हमने लिख दिया 2 + 3 बराबर हमने लिख दिया 3 + 2, तो ये भी आपका कौन सा, ये योग का क्रम विनिमय नियम। देखो यहाँ पे क्रम चेंज किया गया है बस। इसी बार यहाँ पे क्या, यहाँ भी देखो क्रम चेंज है, यहाँ गुणा, तो गुणा का क्रम विनिमय नियम हो जाता है। अगला पार्ट है और अंतिम पार्ट है, डी नंबर लिखा है 3 × 5 = a × 5, तो a बराबर 3, तो ये भी सत्य है तुम्हारा। क्योंकि यहाँ देखो 5 3 15 हो रहा है, यहाँ a का मान 3 रखेंगे जब तो 5 3 15 होगा, जब तो तुम्हारा बराबर का चिन्ह सत्य होगा। तो ये कथन निरसन नियम के अंतर्गत सत्य है, निरसन नियम, क्योंकि यहाँ पे क्रम चेंज नहीं हुआ। देखो जरा 1 3 रखोगे, 3 × 5 इधर भी है, बराबर लिखेंगे,
3 गुणित 5 इधर भी आएगा। तो ये तुम्हारा होता है, अगर क्रम ना चेंज हो तो तुम्हारा निरसन नियम के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं प्रश्नावली 1A का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 लिखा है संख्या रेखा पर -5, -2, -0, -1, -2, -5 को दर्शाइए। मतलब आपको एक संख्या रेखा खींच लेनी है, उसमें आपको इन सभी संख्याओं को दिखाना। देखो यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे होगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, इसी बात में 4, 5, 6 ये चलता जाएगा। इधर तक क्या होगा -1, -2, -3, -4, -5। इस पर इधर माइनस होता है और इधर तक तुम्हारा होता है प्लस का। तो यहाँ दिखाना -5, तो ये होगा तुम्हारा -5। देखो दिखाया गया -5। इस बार -2, तो ये होगा तुम्हारा -2, ये -2। अब यहाँ अगर सब दिखाए गए हैं तो सबसे हमको मतलब नहीं है। देखो जो हमको यहाँ पे दिखाने के लिए कहा गया उनमें नाम दे दिया गया। देखो A, B, यह P, Q, R, 0 को दिखाने के लिए O लिखा, मतलब कि ये नाम आपको दे दिए गए यहाँ पर आकर के। तो इस प्रकार आप लोग संख्या रेखा पर किसी भी संख्या को दिखा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर अवश्य कर देना। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल में यदि आप पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे और आपकी पढ़ाई रेगुलर तरीके से चल सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।